ठीक है, तो लिक्विड हीलियम जो है ना वो सुपर कंडक्टर बन सकता है, लेकिन 2.71 केल्विन। आप सोचिए कितना छोटा ये टेम्परेचर हुआ, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में होगा ये 2.17 माइनस 273 ना, 2 ले लो चलो, तो इसका मतलब ये कौन से टेम्परेचर पे होगा? माइनस बहुत ही कम टेम्परेचर इसका हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है क्या लैब में अचीव करना इसको? हाँ, 273 माइनस 2.17 मतलब माइनस 270.83 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है सुपर कंडक्टर बन सकता है। आप देखो नॉर्मल आपके क्या क्या ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर दिखता है क्या आपको? तो आप इसको नॉर्मली यूज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ लैब वगैरह में ही इतना लो टेम्परेचर आप क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, सो स्टिल रिसर्च चल रही है कि इसको क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाला जा सकता है, अचीव किया जा सकता है क्या? तो स्टिल रिसर्च चल रही है, बट अभी भी मतलब इट इज ठीक है, चल रहा है। इसको देखना पड़ेगा कितना उनको सक्सेसफुल मिला, लेकिन भाई तो 100% तो नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, सुपर कंडक्टर सेमी कंडक्टर बहुत अच्छा है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, रिवर्स है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू माइनस होता है इसमें। Done, sir. Done, sir. और आपको पता है आजकल जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई जाती हैं, सर 2 मिनट हाँ ऊपर का थोड़ा सा हाँ जस्ट जितनी भी ग्राफ रहेगा सर। हाँ सर आप क्या बता रहे थे? एक्चुअली हम बता रहे थे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जाती है ना, तो वो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है कि उनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए विद टेम्परेचर। आप नॉर्मल सोचो ना, जैसे सपोज कर लो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदी, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज हो गए, ठीक है। अगर सपोज कर लो रूम टेम्परेचर चेंज होता है, कभी आप एसी में चले जाते हो, कभी एसी के बाहर सपोज कर लो सनलाइट में चले जाते हैं, तो टेम्परेचर तो वे चेंज होता रहता है ना हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। तो आजकल कुछ स्पेशल अलॉयज यूज किए जाते हैं, अलॉयज, ठीक है। वो अलॉयज इस तरह से होते हैं कि उनके रेसिस्टेंस, ये रिक्वायरमेंट होता है कि जितना भी टेम्परेचर चेंज हो रेसिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, रेसिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वन हियर, तो आजकल जो अलॉयज वगैरह होते हैं उससे एक्चुअली बनाए जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आप देखते हैं जैसे एक व्हाट इज गोइंग चलेगा, सो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा सब हैंग कर रहा है, हाँ बोलो। सर आप एक सेकंड कंडक्टर्स दिखा। हाँ एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ कंडक्टर्स में ये था बेटा, हो गया। यस सर। हाँ ओके नाउ, हाँ आजकल जो अलॉयज वगैरह होते हैं ना, आजकल देखो ना मोबाइल वगैरह में भी क्या हो रहा है, अब मोबाइल वगैरह में ज्यादा मेटल यूज नहीं किया जाता। मेटल क्यों नहीं यूज किया जाता है? ज्यादा फाइबर्स रहता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मेटल यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा उनका रेसिस्टेंस चेंज होने लगेगा। तो बेसिकली आजकल अलॉयज ऐसे बनाए जाते हैं कि उनके रेसिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बहुत स्लाइट चेंजेस होते हैं ओवर अ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो रिमेंबर ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है आजकल ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कि टेम्परेचर कितना भी चेंज हो, जो हमने कंपोनेंट्स यूज कर रखे हैं, मेटल के कंपोनेंट्स यूज कर रखे हैं, जो भी यूज कर रखे हैं, उसके रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंजेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बार बार रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वो डिवाइस कैसा रहेगा फिर,
आप सोचिए ना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल होता है मैग्नालिन, एक अलॉय होता है, तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस ज्यादा होते ही नहीं, बहुत स्लाइट माइन्यूट चेंजेस होते हैं। तो इस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट होता है। तो एग्जांपल में आप बोल सकते हैं, लेट चेक द स्पेलिंग। मैग्नालिन होता है एक अलॉय, उस अलॉय से बनाए जाते हैं आजकल कि इनफैक्ट टेम्परेचर कितना भी चेंज हो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो प्रॉब्लम आएगा। Is it clear what I am saying? Yes, sir. ओके, सो रिमेम्बर, तो वैसे कंडक्टर्स वाला न्यूमेरिकल ध्यान रखना। अच्छा, हमने जो फॉर्मूला आपको मतलब आपको दिया है ना, वो हमने रेसिस्टेंस को लेके दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम फॉर्मूला रेसिस्टिविटी को लेके भी लिख सकते हैं, लाइक दिस वे। अगर मैं रेसिस्टेंस के लिए लिखता हूँ R2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखता हूँ R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो आप क्या रेसिस्टिविटी के लिए भी लिख दो, इट इज सेम थिंग, इट डजंट मैटर। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी दोनों सेम, एक ही बात है, ठीक है। तो आप चाहो तो वही, बस फर्क कितना होगा, यहाँ पे अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, और यहाँ इस दूसरे केस में अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टेंस है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। सो कंडक्टर्स के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रेसिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, आप रेसिस्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप, मैंने जो भी फॉर्मूला आपको ये भी बताया ना ऊपर, तो आप चाहो तो रेसिस्टेंस की जगह आप रेसिस्टिविटी लिखेंगे तो भी चलेगा, रो स्टैंड फॉर रेसिस्टिविटी। यू गॉट दिस वन? सो एक बार जरा अपनी स्टेट बोर्ड के बुक को प्रॉपर पढ़ लेना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल द फॉर्मूलेस। आपने सेक्शन लिख लिया तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। वंस यू कॉम्प्लीट जस्ट इन्फॉर्म मी। Sir, can you just explain this note again? Note I am explaining कि I gave formula in terms of resistance. तुम चाहो तो रेसिस्टेंस की जगह रेसिस्टिविटी भी वर्ड यूज कर सकते हो, रेसिस्टिविटी मतलब R की जगह आप चाहो तो रो यूज कर लो, इट डजंट मैटर। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस R की जगह आप क्या कर लेना, रो यूज कर लेना, इट डजंट मैटर। मतलब आप रेसिस्टेंस बोलेंगे, मैंने बोला आपको बताया था कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, बस दोनों में ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है। मैंने आपको बताया भी था, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने बोला था कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ये नहीं डिपेंड करता, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ये नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर पे तो दोनों डिपेंड करते हैं, बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और हाँ, और मटेरियल पे भी दोनों डिपेंड करते हैं, एक मिनट, मटेरियल पे भी दोनों डिपेंड करते हैं। इज इट क्लियर? मैग्नेलिन वाला ना, ओके। सर एक बार मैग्नेलिन का बताना, आपने क्या बताया था? मैग्नेलिन को बताया था कि आजकल जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं बेसिकली वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं, वो अलॉयज होते हैं बेसिकली। तो आप कहेंगे अलॉयज क्यों यूज होते हैं, कंडक्टर्स क्यों नहीं यूज करते हैं? तो अलॉयज यूज करने से बेनिफिट क्या होता है कि टेम्परेचर जो वेरी करता है हमारे सराउंडिंग में, तो उसके रेसिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं होते। तो ये अच्छी बात है ना, डिवाइस ऐसा होना चाहिए। आपके सपोज मोबाइल है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए कि ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने से उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने चाहिए। दैट्स गुड, क्योंकि अगर ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर डिवाइस कैसा हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगा। इज इट क्लियर ऑल दिस थिंग्स? तो बेसिकली दिस इज गुड, दिस इज मतलब यू कैन से रिक्वायरमेंट इन टूडेज मैन्युफैक्चरिंग में। जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो डिवाइसेस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उनकी रिक्वायरमेंट होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन के साथ रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके,
सो याद रखना, आप रेजिस्टेंस के टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं और रेसिस्टिविटी के टर्म्स में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुआ? टेम्परेचर पे हाँ पार्डन? सर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ग्राफ कांस्टेंट है ना? हाँ, इसमें नहीं होता, अलॉयज वगैरह में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, नहीं। बाकी कंडक्टर्स में इंक्रीज करता है, मैंने आपको बताया भी था, सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करता है। हाँ, कुछ अलॉयज होते हैं उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। Yeah, everybody completed? Yes, sir. Yes. I want to give you one homework. Listen properly. Learn all the formulas first of all. सारे फॉर्मुलेज अब याद कर लेंगे, जितना भी हमारे नोट्स हैं, या नहीं हो जिसके पास कुछ एब्सेंट वगैरह हो गया तो रिमेम्बर, ठीक है। सो आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपकी बोर्ड्स की बुक सबके पास होगी ना, तो बोर्ड्स की बुक में आप लोग क्या करेंगे कि जैसे इसमें एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी करके, ठीक है, ये देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, कलर कोड वगैरह सब दे रखा है इसमें। तो आपके बुक में अब 11th की बुक सबके पास होगी ना, स्टेट बोर्ड वाली? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो डू वन Yes, थिंग, तो पहले फॉर्मुलेज लर्न करेंगे जो मैंने दे रखे हैं, देन आफ्टर दैट आपको ये प्रॉब्लम करने हैं, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रॉब्लम करिएगा। हाँ, तो इसमें जितने प्रॉब्लम्स कर सकते हैं करेंगे, ये होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो हम इसको जरा डिस्कस भी करेंगे, तो बेटर ये आपके पास टाइम रहेगा 1 हफ्ते का, ठीक है। तो 1 हफ्ते में आप ये प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। कितने प्रॉब्लम है? 12। यू कैन ट्राई ऑल दीज 12 प्रॉब्लम्स, बट सी द फॉर्मुलेज एंड ट्राई इट। जो नहीं होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट से देख के लिख लेना, डाइजेस्ट से मत देख लें आप लोग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम देने को बोलते हैं तो फिर वो लोग डाइजेस्ट से डाइजेस्ट कॉपी। नहीं है। हाँ, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा फॉर्मुलेज देख के करने के लिए। सारे फॉर्मुलेज मैंने करा दिए। दिस इज फॉर होमवर्क। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। मैंने ट्राई बोला है, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे ऑल द क्वेश्चंस, ओके। दिस इज होमवर्क, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जिट करते हैं। मैंने आपको होमवर्क समझ में आ गया ना सबको? यस सर। Yes. हाँ, ओके, नो, ओके, चल बाय। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक you, sir. यू, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। So we need to do question number 4 and 12, no? Complete 4. Complete question number 4. Solve the following problems. So, Mrs. Okay, sir. Oh, are you getting question number 4 means this question number 4. Question number 4 consists of 12 parts. Okay, sir. Okay, no, okay, got it. Thank you, sir. Thank you.